टेक्नोलॉजी, सॉरी आपके सब्जेक्ट का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, खरीफ क्रॉप के बारे में। और ये जो आपका लेक्चर है वो थर्ड लेक्चर चल रहा है, ठीक है। तो नोट डाउन करते रहना साथ साथ में। ये मैं यूट्यूब लेक्चर पर भी डाल रहा हूँ अपने चैनल पे। अगर कोई लेक्चर यहाँ से मिस कर लेता है, ठीक है, तो वहाँ पर ये जाकर सारा लेक्चर देख सकता है, वहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा आपका सभी को। अच्छा, तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि हम पढ़ रहे थे राइस के बारे में, ठीक है। राइस की क्लाइमेटिक कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं, मतलब कि राइस को ग्रो कराने में किस प्रकार का वातावरण चाहिए, किस प्रकार का मौसम चाहिए। तो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स में हम सबसे पहले पढ़ते हैं आपका राइस इज़ बेस्ट सूटेड टू रीजन्स ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, प्रोलॉन्ग्ड सनशाइन एंड अस्योर्ड वाटर सप्लाई। ठीक है जी। राइस कहते हैं कि किस जगह पर बढ़िया होता है, जिस जगह पर हाई टेम्परेचर हो, जो टेम्परेचर है वो अच्छा खासा हो, 35 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक हो। बच्चे कॉपी पेन साथ में रखा करो, मैं कॉपी पेन से साथ साथ में लिखवाता जाऊंगा और लिखते जाओ साथ में। जिस जगह पर हाई टेम्परेचर हो, हाई ह्यूमिडिटी हो और प्रोलॉन्ग्ड सनशाइन हो, सनशाइन मतलब जो सनशाइन है वो ज़्यादा देर तक रहे, जहाँ पे वहाँ पर जो राइस है वो अच्छे से ग्रो करेगा। A temperature range of 20 to 37 degrees Celsius, 37.5 degrees Celsius is required for its optimum growth। कहते हैं कि ऑप्टिमम ग्रोथ का मतलब होता है अच्छी ग्रोथ के लिए। उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए उसको कितना टेम्परेचर चाहिए, अलग अलग टेम्परेचर चाहिए, 20 डिग्री से लेकर 37.5 डिग्री सेल्सियस तक। A crop requires a higher temperature at tillering, but temperature requirement for blossoming ranges between 26.5 and 29.5 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं कि इसको अलग अलग टेम्परेचर चाहिए। अब हाई टेम्परेचर इसको कब चाहिए, हाई टेम्परेचर इसको कब चाहिए, जब ये टिलरिंग स्टेज पर होगी। बट टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर ब्लॉसमिंग रेंजेस बिटवीन 26.5 एंड 29.5 डिग्री सेल्सियस। इस जगह पर ब्लॉमिंग स्टेज, ये स्टेजेस आप पढ़ना कौन कौन सी होती है, मैं आपको पिक्चर से दिखाता हूँ, थोड़ा सा वेट करना बच्चे। ये एक्चुअली स्लाइड मैंने गूगल स्लाइड में बनाई थी, बट ये इंटरप्ट हो गई है, ख़राब हो गई है। किस वजह से, क्योंकि इसको मैं मैक्स एक्सेल में खो रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे फर्स्ट पिक्चर है, जो ये आपकी टिलरिंग स्टेज होती है, ठीक है। आपने देखा होगा राइस की फसल में जब आप उसको उगा लेते हो तो इस प्रकार की जो पत्तियाँ वो आनी शुरू हो जाती हैं उसमें, राइस में। ये स्टेज को हम बोलते हैं टिलरिंग स्टेज। और जो ब्लूमिंग स्टेज है वो आपकी सेकंड पिक्चर में है। ये वाली पिक्चर में आपकी कौन सी स्टेज है, ब्लूमिंग स्टेज है। इसमें क्या होता है कि राइस का जो स्पाइकलेट होते हैं, राइस के जो छिट्टे होते हैं, ये जो जहाँ से हम ग्रेन प्राप्त करते हैं, उस पर एंथर्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वाइट वाइट कलर के एंथर आना शुरू हो जाते हैं। तो इस स्टेज को क्या बोलते हैं, ब्लॉसमिंग स्टेज या ब्लूमिंग स्टेज, ठीक है। तो क्या बोलता है कि ए क्रॉप रिक्वायरमेंट हाई टेम्परेचर है टिलरिंग। कहता है कि टिलरिंग के टाइम पे उसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, और जो ब्लूमिंग टाइम है उसका, उसको नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है, ज़्यादा नहीं चाहिए होता वहाँ पर टेम्परेचर, ठीक है। अब देखते हैं कि हमने पढ़नी है इम्प्रूव्ड वैरायटीज़। कौन कौन सी होती है इम्प्रूव्ड वैरायटी। सबसे पहले आप पता कर लो कि एक बार अच्छे से देख लो कि इम्प्रूव वैरायटी होती क्या है। इम्प्रूव वैरायटी होती है बच्चे वो वाली वैरायटी जिसका यील्ड है जो वो हाई हो, ठीक है, जिसका फसल का झाड़ है वो ज़्यादा आता हो। दूसरी बात, ये डिजीज़ रेजिस्टेंस हो। इसमें डिजीज़ रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊं कि आदमी में रोगों से लड़ने की क्षमता को, आदमी में जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है, उस चीज़ को बोलते हैं इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी बोलते हैं। वैसे ही प्लांट्स में बीमारियों की लड़ने की जो क्षमता होती है, उस चीज़ को हम बोलते हैं डिजीज़ रेजिस्टेंस, ठीक है, कि वो प्लांट जो है वो बीमारी से किस प्रकार से लड़ पाता है, ठीक है, कितना ज़्यादा वो समृद्ध है कि वो किसी बीमारी को रोक के रख सकता है। और तीसरा है शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है। तो इम्प्रूव्ड वैरायटी में ये तीन चीज़ें आती हैं कि सबसे पहले उसका जो यील्ड है वो हाई हो। आप देख सकते हैं यील्ड मैं पिक्चर ऐसे बना के दी है कि खेत में से फसल निकल रही है और वो काफ़ी भारी मात्रा में निकल रही है। इसी चीज़ को क्या बोलेंगे हम, हाई यील्ड बोलेंगे।
दूसरा आपका डिजीज रेसिस्टेंस, मतलब कि उसको जो है बीमारी कम लगे। और तीसरा आपका शॉर्ट मेच्योरिटी पीरियड, मतलब कि जल्दी ही पक जाए। अब बच्चे जल्दी पक जाएगी फसल तो आपका काम भी जल्दी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आप क्विक रिस्पॉन्स हो गए कि आपने बहुत ही कम समय में फसल उगाई है, उसको इनपुट्स भी कम ही मिलेंगे अगर वो जल्दी पक जाएगी ना, पानी भी कम लगेगा उसको और फर्टिलाइजर भी कम लगेंगे। तो इम्प्रूव्ड वैरायटी उगाने का क्या फ़ायदा होता है कि किसान के जो हैं वो पैसे बचते हैं इससे, ठीक है। और जो फसल है वो अच्छी होती है, अच्छी पैदावार होती है, ठीक है। एक सेकंड बच्चे, मेरे को पानी पीने दो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इम्प्रूव्ड वैरायटीज ऑफ राइस, मैं पंजाब की बात करूंगा क्योंकि ये जो पूरा टॉपिक है ये उठाया गया है पीएयू की बुक से, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बुक से उठाया गया ये टॉपिक है। बहुत ही ज़्यादा ये बुक जो आपके जितने भी पीडीयू के एग्ज़ाम होते हैं उसमें मोस्टली ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो पीएयू की बुक से ही आते हैं, ठीक है। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पीएयू की बुक खरीद लो। तो 2020 का एक एडिशन नया आ चुका है, वो इंटरनेट पर भी अवेलेबल है, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सारी बुक मिल जाएगी, ठीक है। तो आप कॉपी पेन साथ में रखिए और लिखते जाइए साथ साथ में जो मैं वैरायटीज़ आपको लिखवाता जाता हूँ। सबसे पहले वैरायटी है जो उसका नाम है PR129, ठीक है, PR129, ये 2020 की वैरायटी है, ठीक है जी। तो इस वैरायटी के क्या क्या मेन जो हैं वो पॉइंट हैं। इट इज़ एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ PAU 201, कहते कि ये एक इम्प्रूव्ड वर्जन है किस फसल का, PAU 201 का। अब जो PAU की राइस की जो पहली फसल थी 201 जो पहले लाते थे किसान, उसमें इन्होंने एक साइंटिस्ट ने जो PAU के हैं उन्होंने एक नई वो की है, इम्प्रूवमेंट की है, ठीक है। वो इम्प्रूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इट पोजेसेस लॉन्ग सिलेंडर क्लियर ट्रांसलूसेंट ग्रेन्स, ठीक है। क्या बोलते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ हैं। लॉन्ग सिलेंडर क्लियर, कहते हैं कि चावल जो इसके जो निकलते हैं ना, पैदावार निकलती है इसके जो चावल निकलते हैं वो सिलेंडर होते हैं। सिलेंडर का मतलब होता है बच्चे जो स्लिम चावल होते हैं, ठीक है, पतले पतले चावल होते हैं। अब हमें भी वही चावल टेस्ट लगते हैं ना, आप देखना ना कभी भी खाकर घर में अगर लंबे चावल बने हो तो वो काफ़ी टेस्टी लगते हैं, है ना। तो पतले चावल हों तो वो खाने में भी अच्छे लगते हैं आदमी को। अगर वो मोटे चावल हो ना तो वो खाने में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, उनका टेस्ट नहीं होता इतना ज़्यादा, ठीक है। हालांकि पुराने समय में मोटे चावल ही खाते थे, बट अब क्या हो गया कि चावल की इतनी सारी वैरायटी होगी, बासमती राइस वगैरह हो गया, ये एक दो और चावल हैं। तो वो क्या होता है कि वो उनकी जो शेप होती है वो लंबी सी होती है, ठीक है, काफ़ी लंबी शेप के होते हैं। क्लियर ट्रांसलूसेंट ग्रेन्स, कहते हैं कि ट्रांसलूसेंट ग्रेन्स, ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है एकदम साफ सुथरे, ठीक है, क्लियर ग्रेन्स होते हैं, एकदम चमकदार ग्रेन होते हैं, ठीक है। इट्स एवरेज प्लांट हाइट इज 105 सेंटीमीटर एंड मैच्योर्स इन अबाउट 138 डेज। कहते हैं कि इसकी जो एवरेज हाइट है वो कितनी होती है, 105 सेंटीमीटर एंड मैच्योर इन 138 डेज। 138 दिन में ये जो है वो मैच्योर हो जाता है आफ्टर सीडिंग, जो इसके सीड लगने के बाद, ठीक है। अगली लाइन है, इट इज़ रेजिस्टेंस टू ऑल द 10 प्रेजेंटली प्रीवेलेंट पैथोटाइप्स ऑफ बैक्टीरियल ब्लाइट पैथोजन इन पंजाब स्टेट। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं एक चीज़ कि रेजिस्टेंट का मतलब होता है कि ये इसको बीमारी नहीं लगती, ठीक है। मेनली जो पंजाब में 10 प्रकार के पैथोटाइप्स बैक्टीरिया हैं जो क्या फैलाते हैं, बैक्टीरियल ब्लाइट। अब बैक्टीरियल ब्लाइट मैं आपको बता दूं कि एक बीमारी होती है, ठीक है, बैक्टीरियल ब्लाइट, जो कि आप ये पिक्चर में देख सकते हो। क्या हो रहा है पिक्चर में कि जो राइस के टिल्लर है ना, जो पत्ते हैं राइस के, यहाँ पर ब्राउन स्पॉट्स, ठीक है, ब्राउन स्पॉट, ब्राउन जो लाइनिंग है वो बननी स्टार्ट हो गई है। तो पत्तों पर अगर असर पड़ेगा तो फसल पे भी, उसकी पैदावार पे भी असर पड़ेगा, उसके यील्ड पर भी असर पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो फसल है ना, इसको बैक्टीरियल ब्लाइट जो है वो नहीं होता, ठीक है। पैथोजन इन प्लांट पंजाब स्टेट, ये पैथोजन से ये रेजिस्टेंट है। पैथोजन का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, ठीक है। जो बैक्टीरिया हमेशा बीमारी ही फैलाता है उसको हम पैथोजन बोलते हैं। आप साथ साथ में लिखते जाओ। इट्स एवरेज पैडी यील्ड इज 30.0 क्वांटल्स पर एकड़। कहती है कि एक एकड़ में ये कितनी अपना पैदावार देती है, कितनी यील्ड देती है, 30 क्वांटल्स, ठीक है, पर एकड़, ठीक है। तो ये आपकी वैरायटी होगी PR129 2020। ओके, तो नेक्स्ट वैरायटी पर जाते हैं, PR128 2020। नेक्स्ट वैरायटी आपकी PR128 2020, ठीक है।
इट इज़ आल्सो एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ PAU 201। ये भी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की इम्प्रूव्ड वर्जन है, ठीक है, आल्सो एन इम्प्रूव्ड वर्जन। इट पोजेसेस लॉन्ग स्लेंडर क्लियर ट्रांसलूसेंट ग्रेन्स। पहले वाली लाइनें आ गई है कि इसके लंबे, इसके जो दाने होते हैं वो भी लंबे होते हैं, सिलेंडर होते हैं, पतले होते हैं और ट्रांसलूसेंट होते हैं, क्लियर कट होते हैं, क्लियर साफ सुथरे होते हैं, ठीक है। इट्स एवरेज प्लांट हाइट इज 110 सेंटीमीटर एंड मैच्योर्स इन अबाउट 141 डेज आफ्टर सीडिंग, ठीक है। तो इसकी जो हाइट होती है वो आपको बता दूं कि 129 से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होती है और ये थोड़े पकने में भी उससे 5 दिन ज़्यादा लेते हैं 129 से, ठीक है। दोनों चीज़ें याद रखनी है। अगर 129 की बात करूं तो ये 105 सेंटीमीटर था और 138 दिन लेता था, 105। और यहाँ से PR 128 ये कितने दिन ले रहा है, 105 110 सेंटीमीटर की हाइट है इसकी और ये कितने दिन में पक जाती है, 141 डेज में पक जाती है आफ्टर सीडिंग। नेक्स्ट है इट इज रेजिस्टेंस टू ऑल द 10 प्रेजेंटली प्रेलेवेंट पैथोटाइप्स ऑफ बैक्टीरियल ब्लाइट पैथोजन इन पंजाब स्टेट, ठीक है। तो ये भी जो है वो रेजिस्टेंट है बैक्टीरिया से, जो कि क्या करता है, बैक्टीरियल ब्लाइट फैलाता है, ठीक है। इट्स एवरेज पैडी यील्ड इज 30.5 क्विंटल्स पर एकड़, ठीक है। ये क्या करता है कि सिर्फ 5 जो पॉइंट है जो आगे आपको यील्ड दे रहा है। जो अगर हम पुरानी वैरायटी की बात करें तो ये 30 क्विंटल्स पर हेक्टेयर देती थी और ये जो है वैरायटी आपकी 30.5 क्विंटल्स पर एकड़ दे रही है, ठीक है जी, पैदावार अपनी। तो नेक्स्ट स्लाइड देखें। नेक्स्ट स्लाइड में आपकी जो वैरायटी है वो है HKR 47 2020, ठीक है, HKR 47 2020। इट इज़ ए मिड अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी। ये एक जल्दी पकने वाली वैरायटी है। मिड अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी क्यों बोला इसको, कि ये जो PR 129 है और PR 128 इसके बीच में ये थोड़ी रहती है, ठीक है। क्यों रहती है, देखो PR 129 को कितना टाइम लगता है पकने में, 138 डेज, और PR 129 को लगता है 141, और ये सेंटर में लाई करती है, ठीक है, सेंटर में लाई करती है। इसको 134 दिन लगते हैं इसको पकने में। It takes about 134 days to mature after seeding with the average plant height is 117 सेंटीमीटर। तो इसकी जो एवरेज हाइट होती है 117 सेंटीमीटर होती है। इट पोजेसेस लॉन्ग स्लेंडर क्लियर ट्रांसलूसेंट ग्रेन्स। ये भी उसकी तरह लंबे और पतले दाने होते हैं इसके और क्लियर ट्रांसलूसेंट होते हैं ग्रेन्स। इट इज ससेप्टिबल टू ऑल द 10 प्रेजेंटली प्रेलेवेंट पैथोटाइप्स ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन इन द पंजाब स्टेट एंड इट इज प्रोन टू लोजिन, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कहते हैं कि इसको खतरा है, HKR वैरायटी को थोड़ा सा ये ससेप्टेबल है ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरियल ब्लाइट, जितने भी पैथोजन होते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा बचा के रखना पड़ता है पैथोजन से, या दवाइयों की स्प्रे करनी पड़ती है। एंड इट इज़ प्रोन टू लोजिन, और इसको जो लोजिन है ना, इसको पानी का खतरा भी होता है, ठीक है। अब मैं आपको अगली स्लाइड में पढ़ाऊंगा कि लोजिन क्या होती है, LODGING, ठीक है, प्रोन टू लोजिन। इट्स एवरेज पैडी यील्ड इज 29.5 क्विंटल्स पर एकड़। इसकी जो एवरेज यील्ड है वो कितनी है, 29.5 क्विंटल्स पर एकड़। इसकी थोड़ी कम है दोनों PR 129 और 128 से, ठीक है। वो 30 क्विंटल देती है, वो 30.5 देती है, और ये 29.5 दे रही है, ठीक है जी। अब देखिए कि लोजिन क्या होती है। लोजिन होती है वाटर लॉजिंग और वाटर स्टैग्नेशन, ये दोनों एक ही प्रकार के शब्द हैं। वाटर लॉजिंग जो होती है वो क्या होता है कि पानी, जो खेत आपका पानी में जब आपका ठहर जाता है, ठीक है, उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता और खेत में ठहरा वो आपकी जो फसल है उसको बर्बाद करना शुरू कर देता है, उस स्टेज को हम बोलते हैं वाटर लॉजिंग और वाटर स्टैग्नेशन। तो ये बच्चे किस प्रकार से जो है वो खतरा देता है आपको, आपकी जो फसल है इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो आपके फसल है ना, इसकी जड़ें सड़नी स्टार्ट हो जाती हैं जब पानी वहाँ पर ज़्यादा देर तक खड़ा रहेगा। जब वाटर लॉजिंग ज़्यादा हो जाएगी, वाटर स्टैग्नेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा कि पानी जो है वो जमना वहाँ पर शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। तो बच्चे एक सेकंड रुकना, यहाँ पर ना लॉगिंग, जो वाटर लॉजिंग के स्पेलिंग है ना ये गलत दिए हुए हैं, यहाँ पर वाटर लॉगिंग आएगा LOGGING, ठीक है, वाटर लॉगिंग। D लिखा हुआ मैंने, D जो है वो थोड़ा गलत हो जाता है, D जो है वो कुछ अलग शब्द बना जाएगा, ठीक है। लॉजिंग का मतलब होता है डैमेज हो जाना, और जो लॉजिंग है LOGGING उसका मतलब होता है पानी का खड़ा रहना, ठीक है, वाटर लॉजिंग और वाटर स्टैग्नेशन। तो इस वाली जगह पर आपने डबल G लगाना है,
WGING, वाटर लॉगिंग और वाटर स्टैग्नेशन, ठीक है, पानी का किसी जगह पर खड़े रहना, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपकी फसल को नुकसान देता है, प्लस किसान को भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर फेस करनी पड़ती हैं। वो क्यों, किस लिए? क्योंकि किसान को फिर मोटर अपनी चलानी पड़ेगी और खेत में से पानी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मोटर चलाने में आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है या फिर पेट्रोल डीजल यूज़ होगा, तो उतना ही ज़्यादा खर्चा आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट एंड जो है आपका वैरायटी, इम्प्रूव वैरायटीज़। मैंने सिर्फ 3 वैरायटीज़ करवाई हैं अभी 3rd लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर जो 4th लेक्चर आएगा उसमें आपको मैं वैरायटीज़ के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, और हम जो है अपना क्रॉप, अपनी राइस है, इसकी जो वैरायटीज़ है वो ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच।